आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक के समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। आज हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने सुरक्षा का अर्थ, सुरक्षा की धारणाएँ, दो धारणाएँ हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक धारणा के अंतर्गत हमने बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे शुरू करते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में जैसा कि हम जानते हैं, जो बाहरी सुरक्षा है उसके अंतर्गत सुरक्षा का जो खतरा है या खतरे का जो स्रोत है वो है दूसरे देश के द्वारा किसी देश के ऊपर आक्रमण करना। तो अब ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्र है वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता है, यानी सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है न्याय युद्ध। सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में सबसे पहला हमारा पॉइंट है न्याय युद्ध। तो यानी न्याय युद्ध किसको कहते हैं? तो न्याय युद्ध के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। पहली बात है नैतिक नियमों के अंतर्गत युद्ध करना भी न्याय युद्ध कहलाता है। यानी नैतिक नियमों के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सी बातें आ सकती है। तो नैतिक नियमों के अंतर्गत जैसे युद्ध है तो सूर्यास्त के बाद में युद्ध को बंद कर देना। दूसरी बात है जो निहत्था है, जिसके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके ऊपर निहत्थे होने की स्थिति में उस पर किसी प्रकार का वार नहीं करना। यानी ये जो सारी बातें हैं ये नैतिक नियमों के अंतर्गत आती हैं। यानी नैतिक नियमों का पालन करते हुए युद्ध करना वो न्याय युद्ध कहलाता है। जैसा कि हम प्राचीन काल में महाभारत है, रामायण है, इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि नैतिक नियमों का पूर्णतया पालन होता था, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत नैतिक नियमों का पालन नहीं होता है। दूसरी बात है जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं करना। यानी जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं करना। जब ऐसा लगे कि भाई बिना युद्ध के भी काम चल सकता है तो युद्ध, ऐसी स्थिति में युद्ध है वो नहीं करना या युद्ध पर रोक लगाए रखना। तो जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं करना। और तीसरी बात है कम से कम नुकसान पहुँचाना। और यदि जैसे मान लीजिए कि ऐसा प्रयास करने के बाद में भी यदि युद्ध की स्थिति बन गई है तो इस स्थिति में जो दूसरा देश है, आक्रमणकारी है, उसके द्वारा जिस देश के ऊपर हमला किया गया है, जिस राष्ट्र पर हमला किया गया है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचाना। तो ये 3 जो बातें हैं उनको हम सामूहिक रूप से न्याय युद्ध कह सकते हैं। तो न्याय युद्ध के अंतर्गत नैतिक नियमों के अंतर्गत युद्ध करना, जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं करना। यानी जैसे मान लीजिए कि यदि ऐसा विकल्प बचा हो कि बिना कि युद्ध को रोका भी जा सकता है, हम शांति बनाए रख सकते हैं, तो जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं करना। और यदि युद्ध की स्थिति बनी जाए, युद्ध यदि शुरू हो गया है तो कम से कम नुकसान पहुंचाना। ये सब बातें न्याय युद्ध में आते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण व विश्वास बहाली। तो देखो, अब कोई, यानी हम ये सारे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। यानी कोई राष्ट्र है वो अपने राज्य की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से कोई राज्य है वो अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। तो पहला इसमें पॉइंट हमने पढ़ा न्याय युद्ध। तो न्याय युद्ध के द्वारा युद्ध के अंतर्गत कम से कम नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात आती है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण व विश्वास बहाली। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना, उनके ऊपर रोक लगाना। अस्त्र नियंत्रण मतलब कुछ विशेष प्रकार के जो अस्त्र हैं, हथियार हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करना, यानी उनको बनाने पर रोक लगाना। और तीसरा है विश्वास बहाली। यानी विश्वास बहाली का मतलब है कि कोई जो राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र को अपने विश्वास में लाए, यानी ऐसा विश्वास लाए कि उसके द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा या उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस स्थिति में वो राष्ट्र है वो भी युद्ध की तैयारी नहीं करेगा। तो निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के माध्यम से भी जो खतरा है उस खतरे को या जो युद्ध की जो संभावना है उसको कम किया जा सकता है।
अब हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको WBC कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जैविक हथियार संधि। यानी ये देखो सारे जो हम आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं ये अस्त्र नियंत्रण से संबंधित हैं। तो एक संधि हुई थी जैविक हथियार संधि, जिसको बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन WBC के नाम से हम जानते हैं। ये जो संधि है ये 1972 में की गई थी और 155 देशों के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी जो जैविक हथियार संधि है इसके अंतर्गत है जो कुछ विशेष प्रकार के जैविक हथियार हैं उनको नष्ट करने या उनके बनाए जाने के ऊपर पाबंदी लगाने से संबंधित ये संधि की गई थी, जिसको हम जैविक हथियार संधि के नाम से जानते हैं। 1972 में ये संधि हुई थी और 155 देशों के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद में आता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, यानी रासायनिक हथियार संधि। यह संधि 1992 में हुई थी और 181 देशों के द्वारा इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो WBC संधि है वो जैविक हथियार से संबंधित है और CWC संधि है वो रासायनिक हथियार से संबंधित है। फिर आगे आता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको हम ABM के नाम से जानते हैं। ये जो संधि है ये 1972 में हुई थी। फिर आता है SALT I और SALT II। SALT I संधि हुई थी मई 1972 में और ब्रेजनेव व निक्सन, यानी ये संधि किसके बीच में हुई थी? यह संधि हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो SALT I के तहत कुछ विशेष प्रकार के जो हथियार थे उन पर पाबंदी लगाने से संबंधित यह संधि मई 1972 में हुई थी। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत संघ के ब्रेजनेव के बीच में यह संधि हुई थी। फिर SALT II ये हुई थी अगले महीने जून 1972 में और ब्रेजनेव व जिम्मी कार्टर के मध्य यह संधि हुई थी। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यह संधि हुई थी। यानी SALT I, SALT II और START, ये जितनी भी ये जो 3 संधियाँ हुई है ये सारी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही हुई है। तो START जो संधि हुई थी ये 1991 में येल्त्सिन व बुश के बीच में हुई थी। यानी येल्त्सिन कहाँ के थे? सोवियत संघ के, और अमेरिका के कौन थे? बुश। इन दो के बीच में जुलाई 1991 के अंतर्गत START संधि हुई थी। उसके बाद में परमाणु अप्रसार संधि 1968, यानी 1968 के अंतर्गत परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत कुछ देशों को विशेष प्रकार के हथियार बनाए जाने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। यानी इस ये जो संधि थी इसको भेदभावपूर्ण करार दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इस संधि के तहत जो विकसित देश थे उन्होंने, यानी इस संधि की प्रमुख शर्त क्या थी? प्रमुख शर्त यह थी कि भाई जिन देशों ने अब तक जो विशेष प्रकार के हथियार जिनका निर्माण कर लिया है और यानी उनके पास तो वो हथियार रह सकते हैं, और जिन्होंने विशेष प्रकार के हथियारों का निर्माण नहीं किया है उनके ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाई गई थी। तो इस संधि का भारत जैसे देश है उन्होंने इस संधि का विरोध किया था, क्योंकि यह संधि है वो भेदभावपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये जो विकसित देश हैं उनके पास में तो हथियार हैं, और जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी। तो ये थे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यानी न्याययुद्ध, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण व विश्वास वाली, जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, SALT I, SALT II, START और परमाणु अप्रसार संधि 1968। ये सारी जो बातें हैं वो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में गिनी जाती हैं। तो इतना जो हमने पढ़ा ये सारा था सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से संबंधित। जैसा कि हमने शुरू में इस बात का जिक्र किया था कि सुरक्षा की जो धारणा है वो 2 धारणाएं हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। अब दूसरी आती है अपनी अपारंपरिक धारणा। तो अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत देखो, अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं, एक है मानवता की सुरक्षा और एक है विश्व सुरक्षा। अब देखो विद्यार्थियों, हमें एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो पारंपरिक धारणा है उसका मतलब ये है कि प्राचीन काल से जो खतरे आ रहे हैं, जो सुरक्षा के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं
वो तो आती है पारंपरिक, यानी जो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। तो प्राचीन काल में कौन सी आती हैं? एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य या एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करना, ये सारी बातें हैं वो आती है पारंपरिक में। और वर्तमान काल में जो खतरे के जो नई नई जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो खतरे जो नए स्रोत हमारे सामने आ रहे हैं, वो सारे आते हैं अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत। तो अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत जो वर्तमान में जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं वो किस में मानी जाएगी? वो अपारंपरिक धारणा में मानी जाएगी। तो अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरी है विश्व की सुरक्षा। यानी इसका जो दायरा है वो व्यापक है। मानव चाहे भले ही वो किसी देश का हो, यानी उसको सुरक्षा कैसे मिले, उसके खतरे को कैसे कम किया जाए और पूरे विश्व की सुरक्षा किया जाना। तो अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। अब देखो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं या हम किन किन बिंदुओं को ले सकते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत? तो सबसे पहले आता है मानवाधिकारों की सुरक्षा। मानवाधिकार यानी मानव को जो अपने सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक प्रमुख चुनौती है। मानव भले चाहे वो किसी भी देश में, यानी हर देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों की सुरक्षा करना प्रत्येक देश की जिम्मेदारी बन जाती है। अब देखो जैसे मानव कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, सामाजिक व आर्थिक अधिकार हो सकते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकार इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो मानव को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की सुरक्षा किया जाना, इसे अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। दूसरा है अभाव व भय से मुक्ति। अभाव व भय से मुक्ति यानी प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अभाव व भय से मुक्ति। अभाव का मतलब है कि उसके सामने इस चीज़ का भय नहीं, यानी उसकी जो न्यूनतम जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति है वो अभाव का जीवन नहीं जिए या वो भय मुक्त वातावरण में जीवन नहीं जिए। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, तो यह प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यानी अभाव व भय से मुक्ति व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। तो देखो पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो पहले नहीं थी, ये नई समस्याएं हैं, क्योंकि पहले ज़माने के अंतर्गत उद्योगों का इतना विकास नहीं हुआ था, न इतनी सड़कें थी, तो प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका दोहन नहीं हो रहा था, जिस कारण से पर्यावरण संकट भी नहीं पैदा हुआ था। लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत पर्यावरण जो संकट है वो पूरे विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में उभरा है। यानी नित नए जो कल कारखाने हैं, जो आधुनिकीकरण के नाम पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उसके कारण जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ गई है। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो 3 प्रमुख गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ये जो 3 गैसें हैं इनका अनियमित दोहन हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा किया जाना भी आज विश्व के सामने एक प्रमुख चुनौती बन गई है। अगला है आतंकवाद। आतंकवाद है वो भी एक नई प्रमुख चुनौतियां हमारे सामने आ रही है। आतंकवाद आज एक ऐसी समस्या बन गई है जो किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। यानी आज जो विश्व की जो महाशक्ति है, अमेरिका जैसी महाशक्ति है, वो भी अपने आप को आतंकवाद की जो समस्या है उससे छुटकारा नहीं पाया। जैसे हमने देखा कि 2001 के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत आतंकवादी हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो इसका मतलब ये है कि आज विश्व का कोई भी देश है वो आतंकवाद की समस्या से छुटकारा नहीं पाया। तो आतंकवाद है वो भी एक विश्व के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं। फिर आता है महामारियों से सुरक्षा। महामारियाँ जैसे जैसे वैश्वीकरण का दौर बढ़ा है, एक देश के द्वारा दूसरे देशों में जो आवागमन है वो निर्बाध हुआ है या आसानी से एक दूसरे देश में आना जाना आसानी से बना है। इस कारण से जो महामारियां हैं उनका जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है।
जैसे महामारी जैसे हम ले सकते हैं, जैसे एड्स है, बर्ड फ्लू है, सॉर्स है, और जैसे अभी हम यदि वर्तमान की बात करें तो जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। कोई विश्व का कोई भी देश है वो कोरोना वायरस से बच नहीं पाया था। लाखों की संख्या में विश्व में लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हुई थी। तो महामारियों से सुरक्षा करना ये भी एक विश्व के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। तो इन सारी बातों को हमें सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत ले सकते हैं। अब देखो खतरे के नए स्रोत, यानी आज विश्व के सामने खतरे के नए स्रोत उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे अपने ये ऊपर पढ़ा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा और खतरे के नए स्रोत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम सी बातें हैं। खतरे के नए स्रोत, खतरे के नए स्रोत में आते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया, 3 प्रकार के हम अधिकार ले सकते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। यानी राजनीतिक अधिकार में वो बातें आती हैं जो राज्य की ओर से नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और आर्थिक और सामाजिक अधिकार, यानी कई बार देखा जाता है कि नागरिकों को ये जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं ये कई बार संकट में पड़ जाते हैं, और इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति है वो सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो इन अधिकारों को बनाए रखना भी आज एक प्रमुख चुनौती बन गई है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति है वो सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो अधिकारों में कौन कौन से आ सकते हैं? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, मूलवासी व अल्पसंख्यकों के अधिकार। मूलवासी मतलब है जो ऐसे लोग नागरिक जो कि जंगलों में रहते हैं या एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उनको हम मूलवासी कहते हैं। तो उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनके सामने भी कई बार खतरा पैदा हो सकता है। तो मानव को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करना भी एक प्रमुख चुनौती है। दूसरा है पर्यावरण संकट है। पर्यावरण को लेकर के भी आज विश्व है वो चिंतित है, क्योंकि दिन दिन पर्यावरण संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है। और पर्यावरण संकट को बढ़ाने में जो प्रमुख गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये 3 प्रमुख जो गैसें हैं इनका निरंतर उत्सर्जन होने के कारण पर्यावरण है वो दिन दिन दूषित होता जा रहा है। हालांकि पर्यावरण संकट से उबरने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास भी हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण संकट को या पर्यावरण को बचाना एक विश्व के सामने एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। निर्धनता यानी गरीबी है वो भी एक नई समस्या के रूप में उभरी है। और निर्धनता है ये यानी विश्व के बहुत सारे देशों के अंतर्गत, यानी विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के अंतर्गत निर्धनता वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं और जो लोगों को जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगली है शरणार्थी समस्या। शरणार्थी यानी किसी देश के द्वारा गृह युद्ध या अन्य किसी प्रकार के संकटजनक कारण एक देश के नागरिक है वो उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। तो जिस देश में वो रह रहे थे उसको वहाँ की नागरिकता भी नहीं मिली, और जिस देश में जाकर के बसे उस देश ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे जो नागरिक हैं वो शरणार्थी माने जाते हैं। तो कहने मतलब कि शरणार्थी समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। ऐसे जो लोग हैं वो शरणार्थी या शिविरों के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं। फिर है महामारियाँ। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया था कि महामारियाँ भी नित नई ऐसी महामारियाँ आ रही है जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। जैसे एड्स है, बर्ड फ्लू है, चिकनगुनिया है, कोरोना वायरस है, आदि कई महामारियाँ हैं जो कि विश्व के अंतर्गत कई लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। अब देखो सहयोगात्मक सुरक्षा। सहयोगात्मक सुरक्षा का मतलब ये है विद्यार्थियों कि इस विश्व के अंतर्गत यानी विश्व के अंतर्गत कई प्रकार की चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जैसा कि हमने ऊपर अध्ययन किया। एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर हमला किया जाना यानी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाना, और जैसे आतंकवाद है, शरणार्थी समस्या है, पर्यावरण संकट है। यानी जैसा कि हमने इन सारी समस्याओं को अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत पढ़ा था। तो अब
ये जो ढेर सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से सुरक्षा हम कैसे पा सकते हैं? तो कहना सहयोग और सुरक्षा मांगती है, यदि विश्व के सारे देश सहयोग के आधार पर यदि मिलजुल करके यदि वो काम करें, परस्पर सहयोग के आधार पर काम करें, तो इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। तो ये आते हैं सहयोगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं। पहला है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह विश्व के अंतर्गत शांति स्थापना करने के लिए, युद्धों की रोकथाम करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह विश्व के अंतर्गत जो विश्व के जो देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान की हुई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है? युद्धों की रोकथाम करना और विश्व में शांति बनाए रखना। विश्व बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, यह जो गरीब देश हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, और जो ज़्यादा गरीब देश हैं उनसे तो एक बार उनको यानी एक तरह से वो अनुदान देती है, और जो दिया हुआ जो धन है वो वापस भी नहीं लेती है गरीब देशों से। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी विश्व बैंक की तर्ज पे काम करती है, और ये जो गरीब देश हैं उनकी सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, यह विश्व स्तर पर जो महामारियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम का प्रयास करती है, और जो गरीब देश हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन, यानी ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन जिसको हम SHG के नाम से जानते हैं, स्वयंसेवी संगठन बने हैं जो कि गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए काम करती है। इसके लिए एक रेड क्रॉस संस्था होती है जो कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करती है। इसके अलावा हस्तियाँ यानी ऐसी महान विभूतियाँ भी समय समय पर हुई है जो कि लोगों को सहायता उपलब्ध करवाती है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, जो कि एक समाज सेवी थी जिसने अपना पूरा जीवन है वो लोगों की सेवा के लिए लगा दिया। तो सहयोगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत ये बातें आती हैं: संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्वास्थ्य संगठन, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस और महान हस्तियाँ, जिसमें नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा जैसी महान हस्तियों को हमें ले सकते हैं। अब आगे आता है भारत के सुरक्षा की रणनीतियाँ। अब हम इस अध्याय में भारत की सुरक्षा को लेकर के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी भारत की सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। जैसा कि विद्यार्थी हम जानते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है और उत्तर में चीन है, तो दोनों देशों से भारत को खतरा है। चीन है वो भी भारत के ऊपर आक्रमण कर चुका है, पाकिस्तान है वो भी भारत के ऊपर 3 बार आक्रमण कर चुका है। तो इन सैन्य हमलों से निपटने के लिए ये जरूरी है कि भारत अपने जो सैन्य क्षमता है, जो सैन्य पावर है, उसको भारत मजबूत करे। दूसरा, भारत की सुरक्षा की रणनीति का दूसरा जो तर्क है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ये चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो क्या है, वो मजबूत हों, यानी कोई एक देश का प्रभाव है उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को प्रभावित नहीं कर सके। भारत ऐसा चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, कायदे का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, यानी ये जो सारी संस्थाएं ये क्या है, ये मजबूत बने और ये अपने स्तर पे काम करें, किसी देश के या विकसित देश या किसी महाशक्ति के दबाव में आकर के ये काम ना करें। तीसरा है भारत की सुरक्षा की रणनीति का तीसरा पहलू है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना। यानी कई बार भारत के अंतर्गत अंदरूनी चुनौतियां भी उभर जाती हैं, जैसे नागालैंड के अंतर्गत आंदोलन हुआ था, नागालैंड के अंतर्गत अलगाववादी आंदोलन पैदा हुआ था। किस कारण से? नागालैंड को एक अलग देश बनाने के नाम पर मिजोरम में ऐसा आंदोलन उभरा था और पंजाब में भी ऐसा आंदोलन उभरा था। तो कई बार भारत के अंदर भी कई राज्यों के अंतर्गत जो ऐसे आंदोलन उठ खड़े होते हैं जो कि भारत की जो सुरक्षा है उसको चुनौतियाँ, भारत सुरक्षा के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। तो भारतीय सुरक्षा की रणनीति के तहत ये अपन 3 बिंदुओं को ले सकते हैं: सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, संस्थाएं उनको मजबूत करना और देश की अंदरूनी समस्याओं से, सुरक्षा समस्याओं से निपटना।
तो इसी के साथ हमारा अध्याय 5 का जो अध्याय है समकालीन विश्व में सुरक्षा ये समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।